हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर एक बार जो है एट्थ क्लास को ही देखेंगे। और एट्थ क्लास में वी रीड अबाउट हिस्ट्री फर्स्ट लेसन एंड सेकंड लेसन, जियो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड नाउ वी स्टार्टेड सिविक्स। अब हम सिविक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करेंगे सिविक्स। सिविक्स के बारे में देखेंगे, पहला लेसन देखेंगे सिविक्स का, उसकी जो बेसिक बातें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अभी तक जो सिविक्स आप पढ़ रहे थे वो सिविक्स केवल बेसिक सिविक्स थी। बेसिक का मतलब आपको कुछ वो बेसिक नॉलेज सिविक्स की मिल रही थी आपको, जैसे इक्वलिटी क्या होती है या फिर अनटचेबिलिटी क्या होती है, उन चीजों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में हमने क्लास 6th और 7th में डिस्कस कर लिया। बट नाउ we are started a civics that is based on facts। अब हम उस सिविक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि फैक्ट पे बेस्ड होगी। फैक्ट होंगे जिसके अंदर, और उन फैक्ट को आपको याद रखना है, और वही फैक्ट जो है एक्चुअल में कोई भी एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला लेसन रहेगा वो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में हम सीखेंगे, और उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे और जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान होता क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले तो हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब चाहिए कि संविधान होता क्या है। संविधान किसको हम संविधान बोलेंगे, ठीक है। संविधान क्या चीज है, कोई वस्तु है, कोई किताब है, कोई रूल्स है, क्या है संविधान, उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। तो संविधान क्या है, व्हाट, ठीक है। तो देखिए, आप कई बार कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल खेलते हैं। तो फुटबॉल जब हम खेल रहे होते हैं तब हमें पता होता है कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो कौन सा गोल होगा, कौन सा फाउल होगा, क्या क्या उसके रूल्स होंगे, उन रूल को कैसे फॉलो करना होगा। वो किसमें है, वो फुटबॉल के नियम में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि फुटबॉल गेम को कैसे खेला जाएगा, कितने प्लेयर होंगे, कितना इसका टाइम होगा, कैसे इसको प्ले किया जाएगा, कौन सा फाउल होगा, सब सारे नियम होंगे। तो उसी तरह क्या होता है, किसी भी देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए, किसी भी देश के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं वो हमारे संविधान में लिखे होते हैं, ठीक है। तो एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, क्या है, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये दो तरह से हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये रिटन होगा यानी लिखित होगा, या फिर ये ओरल होगा। सभी देशों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, इसलिए सभी देशों के किसी का संविधान ओरल है और किसी का रिटन है। अगर हम देखें कि संविधान होता क्या है तो आपको पता लग गया, इट्स अ बुक दैट विच कैन बी लेड डाउन ए रूल्स, जिसमें रूल्स को लिखा गया होता है, जिसके अनुसार हमारी गवर्नमेंट रन करेगी, हमारा स्ट्रक्चर रन करेगा, उसके अनुसार हमारा नेशन बिल्ड करेगा, यानी कि जिसके अनुसार हमारा नेशन चलेगा, उसको ही हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सर्वोपरि डॉक्यूमेंट होता है। सर्वोपरि डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, चाहे वो लेजिस्लेटर है, चाहे वो एक्सिक्यूटिव है, कोई भी, चाहे वो विधान पालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है, कोई भी व्यवस्था है वो सारे किसके अनुसार चलती है, संविधान के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। इसके मुख्य एम्स क्या होते हैं, गोल्स क्या है, क्या लक्ष्य हैं इसको फाइंड आउट करने के, क्या गोल्स हम माने, लक्ष्य जिसको कहेंगे, एम्स जिसको कहें, इसके क्या एम्स हो सकते हैं, उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला उद्देश्य जो माना जाता है वो होता है आदर्शों को सूचीबद्ध करना। जो आइडियल होते हैं किसी भी देश के, किसी भी देश के आइडियल का मतलब है, देखो उत्तर कोरिया है वो तानाशाही को अच्छा मानते हैं, और इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। इंडिया कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, ये बात तो आप जानते हैं। भारत में वोट देने का अधिकार है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहां पर होता है, यानी कि जहां पर जिस देश की जैसी धारणा होती है, आइडियलिज्म होता है, उसको लिखना ही क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। और उसका पहला लक्ष्य होता है किसी भी देश के आइडियलिज्म को लिखना, कि वो देश किस चीज को फॉलो करेगा।
कई देश समाजवादी हैं, कई देश कैपिटलिस्ट हैं, कई देश डेमोक्रेसी हैं, कई देश कह सकते हैं हम तानाशाही हैं, कई देश राजतांत्रिक जिसमें किंगशिप है वो है। तो सबके अपने अपने अलग से नियम जो है सूचीबद्ध हैं। तो आदर्शों को लिखना, आइडियलिज्म को लिखना, या फिर किसी भी देश के स्ट्रक्चर को ब्लिट करना, किसी भी देश को किसको स्ट्रक्चर को ब्लिट करना ही इसका लक्ष्य होता है। ठीक है, यानी कि पहला लक्ष्य हुआ आइडियलिज्म को बनाना, और दूसरा साथ में किसी भी देश के स्ट्रक्चर को तय करना कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो देश फेडरलिज्म होगा। फेडरलिज्म क्या होता है? जिस देश में दो या दो से अधिक सत्रों की सरकार होती है, जैसे हमारे सेंट्रल लेवल की सरकार है, फिर स्टेट लेवल की है, फिर नीचे जो सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि सरपंच है। तो इस तरह से 3 लेवल हो गए, 2 या 2 से अधिक लेवल होते हैं जहां गवर्नमेंट के, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। तो सरकार फेडरलिज्म की होगी, सरकार सेंट्रलाइज होगी, या केवल 2 स्तर होंगे, वो सब तय कौन करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, हमारा संविधान करता है। और वही बताता है कि वो किस तरह से रन करेंगी, किस तरह से चलेंगी, किस तरह उनको चुना जाएगा, चूज कैसे किया जाएगा। वोट पड़ेंगे, वोटों का क्या सिस्टम होगा, प्रतिनिधि प्रणाली होगी। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, चुनाव तो हमारे प्रेसिडेंट का भी होता है, और चुनाव हमारे एमपी का भी होता है। तो जो एमपी है उसमें तो हम डायरेक्ट वोट डालते हैं, और जो राष्ट्रपति है उसमें हम इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष तंत्र को यूज में लेते हैं। तो डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो जैसे भी होगा वो कौन बताएगा? हमें संविधान बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। अच्छा, आइडियलिज्म को तय करना भी इसका मुख्य लक्ष्य होता है। आइडियलिज्म यानी कि किसी देश के आदर्श को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य लक्ष्य होता है। आइडियलिज्म क्या लक्ष्य है उस देश का? देखिए, अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म यानी कि आदर्शों के अनुसार संविधान चेंज भी हो जाते हैं। जैसे आज हमारे देश में आदर्श कुछ हो रहे हैं, और यही आदर्श आगे चल करके चेंज हो जाए तो हमें अपना संविधान भी बदलना पड़ सकता है। जैसे अभी अभी एक देश, हम इसका उदाहरण है, वो देश है नेपाल। कौन है इसका एग्जाम्पल? नेपाल। बताइए, आजकल चर्चा में है नेपाल, क्योंकि भारत को ये भी चेतावनी दे रहा है ना, तो नेपाल आजकल चर्चा में है। और नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसने अपने संविधान को अभी अभी चेंज किया है। देखिए नेपाल की क्या कहानी थी। नेपाल 1990 से लेकर 1990 से लेकर के और 2002 तक लोकतंत्र रहा, डेमोक्रेसी रहा। क्या रहा? डेमोक्रेसी। 2002 तक डेमोक्रेसी रहा। लेकिन अक्टूबर 2002 की बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं? अक्टूबर 2002 में एक राजा हुए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ किंगशिप लागू थी पहले। किंगशिप का मतलब राजा तो होगा ही, और मंत्रिमंडल भी होगा। इसी तरह जैसे इंग्लैंड में आज भी लागू है, जैसे राजा तो है ही, राजा या रानी, और साथ में वहां पर क्या होते हैं? मंत्रिमंडल होता है। राजा मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। राजा केवल एक संवैधानिक पोस्ट है, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसके पास ज्यादा पावर नहीं होती। लेकिन क्या किया नेपाल में 2002 अक्टूबर में माओवादी लोगों ने, माओवादी लोग कौन है पहले तो ये जानो। माओ एक विचारक है, चीनी विचारक, माओ नाम था उनका, और उनके जो मानने वाले हैं उनको माओवादी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माओवादी। तो जो माओवादी हैं उनके साथ मिलकर के अक्टूबर 2002 में एक राजा हुए हैं ज्ञानेंद्र। कहां के? नेपाल के। इसने क्या किया? डेमोक्रेसी को अबोलिश करके एक बार फिर से किंगशिप को चालू कर दिया। किसको चालू कर दिया? किंगशिप को, यानी कि राजा बन गया फिर से ये ताकतवर राजा। इसने क्या किया? डेमोक्रेसी को अबोलिश कर दिया। लेकिन अब जनता और ज्यादा जागरूक हो गई। वो डेमोक्रेसी तो चाहती थी, क्या चाहती थी? डेमोक्रेसी। लेकिन उसने सोचा कि इस बार उसका संविधान इस समय में बन चुका था, ये भी याद रखना, उसका कॉन्स्टिट्यूशन इस समय में बना हुआ था। लेकिन अब उसने क्या सोच लिया कि अब हमें ऐसी डेमोक्रेसी चाहिए जिसमें कोई राजा ही ना हो, या राजा हो तो उसकी पावर बहुत ही कम हो। यानी कि राजा की जो पावर है उसको तो हम बिल्कुल कम कर दें, और जो मंत्रिमंडल है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो चुने जाते हैं वोटों से, उनकी पावर को हम बढ़ा दें। इसलिए 2006 में कब? 2006 में यहां पर फिर आंदोलन चला, और इस आंदोलन में क्या हुआ? आंदोलन में राजा ज्ञानेंद्र को हटा दिया गया, और उसके बाद फिर से यहाँ एक नया संविधान लिखा गया। और उस नए संविधान में क्या किया गया? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ? राजा की पावर को कम कर दिया गया। किंग जो पावर है उसको रिड्यूस किया गया। रिड्यूस का मतलब है
कम किया गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो गोल होता है, अगर वो चेंज होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदल सकते हैं। जैसे कि इसका प्रेजेंट में एग्जांपल कौन हो गया? नेपाल हो गया। ठीक है, नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया क्योंकि उसने अपना आइडियलिज्म चेंज कर दिया। आइडियलिज्म पहले क्या था उसका कि राजा सर्वोपरि होगा, मंत्रिमंडल जो कि मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, मिनिस्टर काउंसिल होगी, वो क्या करेगी? उसको सहायता देगी। लेकिन अब उसने क्या कर दिया कि राजा की पावर बिल्कुल ही कम होगी, पावर सबसे ज्यादा उन प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव में होगी जो कि चुने जाएंगे। ठीक है, तो आइडियलिज्म चेंज हुआ तो उन्होंने 2006 के बाद अपना संविधान भी चेंज कर दिया। दूसरा गोल्स देखो इसका, पहला गोल आपने देखा कि स्ट्रक्चर बिल्ड करना किसी देश का, उसके आइडियलिज्म को लिखना। ठीक है, अब दूसरा गोल देखिए, दूसरा गोल है किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम को तय करना। किसी भी देश के किसको तय करना? पॉलिटिकल सिस्टम को। ठीक है, ये कैसे है देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब है राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी होंगी, ये कौन तय करता है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। किसी देश में एक पार्टी होगी, किसी देश में दो पार्टियां होंगी, किसी देश में मल्टी पार्टी होगी। एक पार्टी कोरिया, टू पार्टी अमेरिका, मल्टी पार्टी इंडिया। तो ये किसने डिपेंड किया? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बताएगा कि हमारे देश में कितनी पार्टियां होंगी, चुनाव कितने साल में होंगे। अमेरिका 4 साल में, इंडिया 5 साल में, कहीं कहीं पर 6 साल में। ठीक है, तो अलग अलग हुआ ना, कहीं पर 4 साल में इलेक्शन हो रही, अमेरिका में 4 साल में होते हैं, इंडिया में 5 साल में होते हैं, कोई देश ऐसा भी है जिसमें 6 साल में होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कितने इलेक्शन कब होंगे, कौन तय करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। प्लस में कितनी आयु के लोग वोट देंगे, 18 प्लस के देंगे, 19 प्लस के देंगे, क्या क्या रूल्स होंगे कि एक वोटर बनने के लिए, कि वो वोटर बन पाए, ये कंडीशन कौन तय करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इनके अलावा और क्या करता है एज ए पॉलिटिकल सिस्टम, तो देखिए एक उदाहरण से देखिए, एक क्लासरूम है बेटा। ठीक है, एक क्लासरूम है और मैडम जी पढ़ा रहे हैं, मैडम जी पढ़ा रहे हैं, बच्चे बैठे हैं। ठीक है, 3 रो हैं बेंचों की। क्या होता है, मैडम जी 2 लड़के हैं, एक सुनील है एक अनिल है। एक कौन है? सुनील, अनिल है। ठीक है, तो सुनील मॉनिटर है, मॉनिटर कौन है? सुनील है। मैडम जी किसी काम से बाहर चली जाती हैं और मॉनिटर सुनील को खड़ा कर जाती हैं कि देखना भाई कोई बोले तो उसका बोर्ड पे नाम लिख लेना। ठीक है, समझ गए बात को? अब ये सुनील खड़ा होता है, ये अनिल आराम से काम कर रहा होता है, ये अनिल को कहता है ये सुनील कि भाई तू तो बकवास कर रहा है। अनिल बोलता है मैं कहां बकवास कर रहा हूं, मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो अपना काम कर रहा हूं। बोला नहीं, तू तो बकवास कर रहा है। सुनील अनिल से बकवास कर रहा है जबकि, और वो नाम किसका ले रहा है? अनिल का। मैडम बाहर से आती है, मैडम को आते ही ये सुनील कहता है कि जी अनिल ने तो बहुत बकवास की और सारी क्लास को जो है ना सिर पे उठा लिया, अनिल ने जबकि कुछ किया ही नहीं था। तो मैडम क्या कहती है अनिल को कि तू सारा काम करेगा, यहीं रुकेगा छुट्टी के बाद भी, और उसको दंड बैठक की या कोई सजा देती है मैडम। अब आप देखिए, ये सुनील था ना, सुनील मॉनिटर था, गलती तो सारी इसकी थी, अनिल की तो कोई गलती नहीं थी। जबकि सुनील ने किसका फायदा उठाया? अपने पद का, अपनी पोस्ट का, क्योंकि वो क्या था? एक मॉनिटर था। क्या था वो? मॉनिटर। तो इसी तरह अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में देखें तो ऐसे लीडर हो सकते हैं, हो सकते हैं ना ऐसे लीडर जिनके ऊपर अगर कोई प्रेशर ही ना हो, जिनके ऊपर अगर कोई प्रेशर ही ना होगा तो वो क्या किसी की मानेंगे? आप बताइए, क्या किसी की मान लेंगे वो लीडर? नहीं मानेंगे। इसलिए क्या करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसे लीडर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसे लीडर को पहले ही बता दिया जाता है कि आपका चुनाव होगा, चुनाव के बाद आपको इतने साल रहना है, उसके बाद आपको जनता के काम करने होंगे, जनता की भलाई करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या है, अगली बार इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे। यानी उस लीडर पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होगा? कंट्रोल होगा। किसका कंट्रोल होगा? सीधी सी बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वो बताएगा कब इसको हटाया जा सकता है, कब इसको लगाया जा सकता है, कब उनको अपने पद से भी हटाया जा सकता है। नहीं तो हमारे देश का पीएम है, सीएम है या जो भी है वो राजशाही कर सकता है, एक डेमो वो बन सकता है, पॉलिटिकल मोनार्च बन सकता है ना, जैसे कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने किया था।
यानी तख्ता पलट कर सकता है और बाद में हमारे देश का सुप्रीमो बन सकता है। हिटलर ने किया था, मुसोलिनी ने किया था, ये नाम आपको बाद में आगे सामने आएंगे। इन्होंने ऐसे ही जो है कंट्रोल किया था पूरी पावर को। तो ऐसा ना हो, कोई एक लीडर हेड ना बने, कोई एक लीडर अपनी मनमानी ना चलाए, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होगा क्या, सीएम कहां बैठेगा, उसकी पावर क्या होंगी, उसको कैसे हटाया जाएगा, पीएम क्या करेगा, पीएम की क्या पावर होंगी, पीएम कैसे हटाया जा सकता है, सब के बारे में ये डिस्कशन करता है। कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो दूसरा इसका मुख्य गोल हो गया किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करना, पॉलिटिकल सिस्टम देश को तय करना कि उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, ये कौन तय करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। ठीक है, तो आपको दो गोल्स पता लग गए, दो गोल्स आपके सामने आ गए, यानी पहला तो आइडियलिज्म और दूसरा क्या आ गया आपके सामने, पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करना। दूसरा क्या आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन करना। ठीक है, ये तो थे दो गोल। आगे के लेसन को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम कुछ फैक्ट देखेंगे, फैक्ट जिनको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके अंदर हुआ था। तो पहली बार सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कब उठी थी। पहली बार कब माना गया था कि कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो वो मांग उठी थी 1934 में। 1934 में पहली बार आवाज उठाई गई थी, रेज द वैल्यू, रेज द इश्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो विषय है वो पहली बार कब उठा था, 1934 में पहली बार मांग की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए इंडिया में। ठीक है, 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया था। ठीक है, असेंबली का गठन कब किया गया था, 1946 में। 1 फैब 1948 में, 1 फैब 1948 में हमारा जो संविधान है वो लगभग तैयार हो गया था, यानी कि उसका जो फ्रेमवर्क था वो तैयार हो गया था। संविधान सभा को ये सौंप दिया गया था। कब की बात कर रहा हूं मैं, 1 फैब 1948 को। ठीक है, अब हमारा संविधान बनकर के तैयार कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1948। 26 नवंबर 1948 को जो है 1949 को हमारा संविधान रेडी हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बिल्कुल रेडी हो गया था। रेडी के साथ साथ साइन भी हो गई थी। ठीक है, जो बनाने वाले थे उनके सिग्नेचर भी इस समय तक हो गए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बन तो गया था 26 नवंबर को 1949 को, तो ये लागू कब हुआ, लागू हुआ 26 जैन 1950 को, 1950 को। सर ये तो 2-3 महीने कहाँ गया, इसको लागू क्यों नहीं किया गया, तो उसके पीछे भी एक रीजन है, हिस्टोरिकल रीजन है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि बन गया था 26 नवंबर 1949 को। यानी कि हम रिपब्लिक कब हुए, हम रिपब्लिक हुए 26 जैन को। क्या कारण था, देखिए हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा, हिस्ट्री इसका रीजन बताएगी। 1930 में लाहौर पाकिस्तान में है, जो कि आज यहां पर एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कांग्रेस की बैठक हुई थी। कांग्रेस जिसका गठन 1885 में हुआ था, 1885 में कांग्रेस बनी थी और उसका एक अधिवेशन 1930 में कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था, जो प्रेजेंट डे कहां है, पाकिस्तान में है, लाहौर। ठीक है, वहां पर अधिवेशन हुआ और वहां हमारे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, पूर्ण स्वराज्य। और पूर्ण स्वराज्य की मांग के साथ ये कहा था कि अब से हम नेक्स्ट प्रत्येक 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम फ्रीडम डे मनाएंगे। ठीक है, यानी कि 1930 के बाद हर 26 जनवरी को हम अपना फ्रीडम डे मना रहे थे, फ्रीडम डे सेलिब्रेट कर रहे थे। ये प्रतीकात्मक है, हम फ्रीडम ली नहीं थी हमने, अंग्रेज हमारे देश में थे, लेकिन हमने ये प्रतीकात्मक रूप से हम इसको मनाते आए 26 जैन को हर बार 1930 के बाद। तो क्या हुआ, अब एक्चुअल में हुआ ये कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। ठीक है, तो अब हमारा फ्रीडम डे क्या हो गया, 15 अगस्त हो गया। तो हमारा 26 जो जैन था उसको भी हम
अपना एज ए हिस्टोरिकल याद रखना चाहते थे, हिस्टोरिकल रूप से हम इसको जिंदा रखना चाहते थे। किसको? 26 जनवरी को। तो इसी कारण हमारा जो संविधान 26 नवंबर को बन गया था उसको हमने 2 महीने पोस्टपोन रखा, यानी कि डिले कर दिया 2 महीने, और हमने कब लागू किया उसको? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बना कब था? 26 नवंबर को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी को। बात समझ में आई? इसीलिए हमारा संविधान पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, ये रीजन था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। कुछ एग्जैक्ट फैक्ट और हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 63 लाख 96,729 रुपीज खर्च हुए थे। कितने रुपए लगे थे? 63,96,729 रुपए इसको खर्च करने में लगाए थे। ठीक है, कितने रुपए लगाए थे? 63,96,729 रुपए इसको बनाने में लगे थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये पूरा हुआ था। अब आगे देखो, जब ये बना तब इसमें 395 आर्टिकल थे, यानी जिसको बोलते हैं अनुच्छेद। कितने आर्टिकल थे? 395। अब इसमें 44 है, 444, 444 आर्टिकल है लगभग। ठीक है, 395 आर्टिकल थे उस समय में इसमें, और साथ में उस समय में इसमें 8 अनुसूचियां थी। 8 पार्ट थे, 8 पार्ट, अनुसूचियां जिसको बोलते हैं। ठीक है, 8 पार्ट थे, 395 अनुच्छेद थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन समय लगा था। 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे हमारे संविधान को बनाने में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इंट्रोड्यूस हुआ था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था, और पहली बार इसकी मांग जो है 1934 में उठाई थी। लागू करने के पीछे जो मुख्य लक्ष्य था वो लाहौर अधिवेशन था, जो कि कांग्रेस का हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यहां तक हम लेसन कवर करते हैं और अगले 2-3 वीडियो में ये लेसन कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी नॉलेज आपको इस लेसन से मिलेगी। आपको नोट्स बनाना है, ज्यादा से ज्यादा जिनको जरूरत हो उनके लिए शेयर करना है, और लाइक और कमेंट भी कर देना है। अगर समझ में ना आए तो आप बार बार पूछ भी सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।